देश जल रहा है। बांग्लादेश is on high alert. There's a lot of violence that is. हर तरफ चीख पुकारे, खून, लाशें और डर है। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना अपना खुद का देश छोड़कर भारत में बैठी है। जिस लीडर शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश को आजादी दिलवाई, उसके ही पुतले को गिरा दिया गया। पार्लियामेंट के अंदर घुस के लूटपाट हो रही है, स्टूडेंट्स को मारा जा रहा है, हिंदुओं पर अटैक किए जा रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में 300 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? इसका जिम्मेदार कौन है? लोग दंगे क्यों कर रहे हैं? और इस पूरे कांड से कैसे बाहर निकल पाएगा बांग्लादेश? सवाल ये आता है कि बांग्लादेश में इतना वायलेंस हो क्यों रहा है, और वो भी स्टूडेंट्स की तरफ से। वो स्टूडेंट जो आगे चल के देश का भविष्य लिखते हैं। वजह है रिजर्वेशन। बांग्लादेश के स्टूडेंट्स अपने देश की सरकार के रिजर्वेशन के अगेंस्ट सड़कों पे उतरे। एक ऐसा कोटा सिस्टम जिसकी वजह से गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर अब स्टूडेंट सिक्योर फील ही नहीं कर रहे हैं। बांग्लादेश में 56% गवर्नमेंट जॉब्स रिजर्व कैटेगरी में आती है, जिसमें फ्रीडम फाइटर्स का कोटा, वुमेन कोटा, अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट से आने वाले लोगों का कोटा, फिजिकली डिसेबल्ड के लिए कोटा और माइनॉरिटीज के लिए कोटा शामिल है। अब इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि बांग्लादेश के स्टूडेंट्स के पास मेरिट के बेसिस पर गवर्नमेंट जॉब्स लेने के लिए सिर्फ 44% सीट्स ही अवेलेबल है, क्योंकि बाकी की 56% सीट्स तो रिजर्वेशन में आती है। और इसी बात को लेकर स्टूडेंट्स में आक्रोश है कि फ्रीडम फाइटर्स के ग्रैंड चिल्ड्रंस को किस बात का रिजर्वेशन। इसी चीज को लेकर स्टूडेंट सड़कों पे जून 2024 से प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब स्टार्टिंग में तो ये शांति वाला प्रोटेस्ट था, लेकिन देखते ही देखते ये बहुत वायलेंट हो गया और हर जगह लोगों की हत्या की जाने लगी। बांग्लादेश के इस रिजर्वेशन वाले प्रोटेस्ट को लेकर अभी तक 400 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 14 पुलिस ऑफिसर भी शामिल है। साथ ही हजारों से भी ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हो चुके हैं। पूरे देश में इमरजेंसी अलर्ट है और कर्फ्यू लगे हुए हैं। इसके बावजूद भी 4 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं। शांति की अपील के बाद भी प्रोटेस्ट नहीं रुका, तोड़फोड़ नहीं रुकी, वायलेंस नहीं रुका और हालात बेकाबू होने के बाद पिछले 15 सालों से बांग्लादेश पे राज कर रही प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद ये कहा जा रहा था कि उनका प्लेन भारत आया और उन्हें छोड़कर वापस चला गया। उधर स्टूडेंट शेख हसीना से इस्तीफे की मांग कर रहे थे, और जब हालात काबू से बाहर हुए तो शेख हसीना देश छोड़कर ही चले गए और देश में एक बार फिर से तख्ता पलट हो गया, जैसे साल 1971 में हुआ था। सोचने वाली बात यह है कि अगर सरकार अपनी सरकारी नौकरी में देश के लोगों के लिए रिजर्वेशन दे ही रही है तो आखिर इसमें बुराई क्या है? इसके लिए बांग्लादेश के कोटा सिस्टम को डिटेल में समझते हैं। बांग्लादेश का कोटा सिस्टम इंडिया की तरह कास्ट बेस्ड बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर क्या प्रॉब्लम है? वजह है फ्रीडम फाइटर्स को दिए जाने वाला 30% रिजर्वेशन। आउट ऑफ 56% 30% तो सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स के लिए। डिमांड ये है कि जो फिजिकली डिसेबल्ड वालों का कोटा है और जो एथनिक माइनॉरिटीज वालों का कोटा है, उसे छोड़कर बाकी सभी को रिमूव कर दिया जाए। यानी कि 5% माइनॉरिटीज और 1-2% फिजिकली डिसेबल्ड का रिजर्वेशन रहे। बाकी सारी गवर्नमेंट जॉब मेरिट के बेसिस पर मिले, यानी ऑलमोस्ट 93% जॉब्स रिजर्वेशन फ्री हो जाएगी। अब एक तरह से ये सवाल सबके मन में आएगा कि फ्रीडम फाइटर्स के रिजर्वेशन से दिक्कत क्यों है? इसे समझने के लिए हिस्ट्री में थोड़ा पीछे चलते हैं और जानते हैं कि आखिर ये फ्रीडम फाइटर्स के रिजर्वेशन का मामला इतना सीरियस क्यों हो गया कि देश की सरकार ही गिर गई और लोगों की हत्या की जाने लगी। तो बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, जिसे कहा जाता था ईस्ट पाकिस्तान। तब ईस्ट पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता था। 10% से भी कम लोग उर्दू बोलना जानते थे, लेकिन इसके बावजूद भी वेस्ट पाकिस्तान ने फोर्सफुली इस जगह पर उर्दू को इम्पोज कर दिया था। एंड नॉट ओनली दिस, लोगों के साथ भेदभाव होना एक आम बात थी। लेकिन 1964 से लेकर 1970 तक ईस्ट पाकिस्तान में रह रहे लोग समझ चुके थे कि उन्हें अगर ग्रो करना है तो उन्हें उनकी आजादी लेनी ही होगी। और फिर 12 नवंबर 1970 को आया भोला साइक्लोन, यानी गैंजेस ब्रह्मपुत्र डेल्टा साइक्लोन। Of the Indian Ocean are called cyclones. Left over 150,000 dead. Over 1 million people abandoned their homes and fled for their lives. ये साइक्लोन बे ऑफ बंगाल से निकला और एस्टिमेट लगाया गया कि अप्रोक्सीमेटली 5 लाख लोग इसमें मारे गए और ये पूरी सेंचुरी का डेडलीस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन भी साबित हुआ। उस समय वेस्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट, जिसे जुंता लीडर जनरल याया खान लीड कर रहे थे, सही समय पर रिलीफ ऑपरेशन ना पहुंचाने का इल्जाम लगाया गया। 1970 के इलेक्शंस में ईस्ट पाकिस्तान के पास 162 सीट्स थी और वेस्ट पाकिस्तान के पास सिर्फ 138। ईस्ट पाकिस्तान ने मेजोरिटी के साथ आवामी लीग को वोट किया, तो इस हिसाब से वेस्ट पाकिस्तान में भी आवामी लीग की गवर्नमेंट आनी चाहिए थी। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान
पाकिस्तान ने ऐसा होने ही नहीं दिया और ईस्ट पाकिस्तान पर मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया। और यही एग्जैक्ट वजह थी कि पानी सर के ऊपर हो गया और ईस्ट पाकिस्तान को अपने हक के लिए हथियार उठाने पड़े। शेख मुजीबुर रहमान ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करके प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। इसके जवाब में वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान पर वायलेंस किया। रिपोर्ट्स बताती है कि इस दौरान 1 करोड़ लोगों को ईस्ट पाकिस्तान छोड़कर भागना पड़ा। और फिर 1971 में आई बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, जिसमें इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान का साथ दिया और बांग्लादेश बनाकर आजादी दी। उस समय भारत की प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। जिन लोगों ने अपनी जान पर खेलकर बांग्लादेश को आजादी दिलवाई, उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन ऐड कर दिया गया और इन्हें फ्रीडम फाइटर्स का टैग भी दिया गया। 1972 में शेख मुजीब ने फ्रीडम फाइटर्स के लिए मुक्ति जोधा कोटा दिया और साथ ही बांग्लादेश के उन औरतों के लिए भी कोटा दिया जिन्हें पाकिस्तानी मिलिट्री ने टॉर्चर किया था। 1975 में कोटा सिस्टम में कुछ चेंजेस हुए और इनमें बैकवर्ड एरियाज, अंडर डेवलप्ड एरियाज, माइनॉरिटीज, इन्हें भी ऐड कर दिया गया। टाइम निकलता गया और फिर 2010 में फ्रीडम फाइटर्स के ग्रैंड चिल्ड्रंस को भी कोटा के बेनिफिट्स देने के लिए लॉ बना दिए गए। इसके बाद 2012 और 13 में एक मूवमेंट देखा गया जिसमें लोगों ने इस कोटा सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई, जिसमें फ्रीडम फाइटर्स के ग्रैंड चिल्ड्रंस को दिए गए रिजर्वेशन को हटाने की मांग की गई, जिसके बदले में शेख हसीना, जो कि शेख मुजीब की बेटी है और बांग्लादेश की पिछले 15 सालों से प्राइम मिनिस्टर भी है, उन्होंने सिविल सर्विसेज एग्जाम में से अक्टूबर 2018 में कोटा सिस्टम को हटा दिया। साथ ही फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के सभी एग्जाम्स के लिए कोटा सिस्टम रिमूव कर दिया गया। सरकार को लगा कि देश में जो कोटा सिस्टम की वजह से क्लैश चल रहा है वो अब खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर साल 2021 में फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली से जुड़े हुए 7 बच्चे कोर्ट पहुंचे और उन्होंने वापस से अपने लिए हर गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन की अपील कर दी और इसी वजह से दोबारा कोटा सिस्टम को लाया गया। इसी साल 2024 में 5 जून को हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया पिटिशनर्स के हक में और फिर से कोटा सिस्टम उसी तरह से लागू कर दिया गया। इतने सालों के प्रोटेस्ट के बाद भी जब फिर से वही रिजल्ट आए तो स्टूडेंट अपना आपा खो बैठे और सड़कों पे उतर गए। लेकिन ये वायलेंस में तब बदला जब शेख हसीना ने 14 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया कि प्रोटेस्टर्स ये चाहते हैं कि हम ये कोटा रजाकार्स को दे दें। रजाकार्स कौन है? रजाकार्स वो लोग हैं जिन्होंने 1971 के वॉर में पाकिस्तान का साथ दिया था और बांग्लादेश के साथ गद्दारी की थी, यानी रजाकार्स का मतलब गद्दार। और हालात इतने ज्यादा खराब हो गए कि मिलिट्री ने शेख हसीना को 45 मिनट के अंदर देश छोड़ने की वार्निंग दे दी। शेख हसीना अपनी बहन रेहाना के साथ अभी भारत में और वहीं बांग्लादेश में अपोजिट बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जल्द ही इलेक्शन करवाने वाली है और रूल भी करने वाली है। स्कूल कॉलेजेस सब बंद है, पुलिस अपने काम पर वापस नहीं आ रही है, लोग पार्लियामेंट में घुसकर तोड़ फोड़ कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उन्हें मारा जा रहा है। मेहरपुर में इस्कॉन सेंटर और कई अलग अलग मंदिरों को भी निशाना बनाया जा रहा है। 7000 से ज्यादा स्टूडेंट्स वापस भारत अपने घर आ गए। हर तरफ सिर्फ डर और दर्द का माहौल बना हुआ है। राहुल अनादा एक म्यूजिशियन है जिन पर अटैक किया गया। राहुल और उनकी फैमिली तो बच गई लेकिन उनका घर नहीं बचा। फिलहाल नोबेल प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस इंटरिम गवर्नमेंट को लीड कर रहा है, लेकिन उनके सेरेमनी में कोई भी आवामी लीग पार्टी का लीडर मौजूद नहीं था। ऐसा बताया गया है कि शेख हसीना के अलावा बाकी लीडर्स भी अंडरग्राउंड हो चुके हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार शेख हसीना ने रिजाइन कर दिया और उनका रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट के पास है। इन सब के बीच शेख हसीना के बेटे साजिब वाजिद ने एक इंटरव्यू में ये कहा कि शेख हसीना अब कभी भी ढाका वापस नहीं आएगी। फिलहाल धीरे धीरे बाजार खुल रहा है, लोग अपने काम पर वापस जा रहे हैं, लेकिन अभी भी लोगों के दिलों में डर का माहौल है और कंडीशन स्टेबल नहीं हुई है। जिस तरह के हालात फिलहाल बांग्लादेश में है उससे तो यही कहा जा सकता है कि देश की इंटरिम गवर्नमेंट को सबसे पहले देश में शांति का माहौल बनाने की जरूरत है। साथ ही जो लीडर्स है वो जो भी पब्लिक कॉन्फ्रेंस करते हैं उसमें यूज किए जाने वाले वर्ड्स को लेकर उन्हें केयरफुल रहना जरूरी है। एक रजाकार वर्ड को गलत तरीके से बोलने पर शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। वो एक लीडर है, उनका फर्ज बनता है कि लोग अगर उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं तो वो अपनी स्पीचेस को किसी के अगेंस्ट होकर ना बोले। उन्हें देश चलाना है, सिर्फ अपना घर नहीं। एक बात ये भी है कि देश की मिलिट्री का रोल बांग्लादेश की गवर्नमेंट को डिफाइन करना चाहिए। उन्हें पॉलिटिक्स में इंटरफियर करने की ज्यादा आजादी देना ठीक नहीं है। पॉलिटिक्स को हैंडल करने के लिए ही तो गवर्नमेंट है। इस पूरे केस में बांग्लादेश को ये भी सीखने की जरूरत है कि अपोजिशन पार्टी किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। इस पूरे मामले में अपोजिशन पार्टी ने सिर्फ खुद को सत्ता में लाने की बात सोची, लेकिन देश का क्या, देश में हुई लोगों की मौत का क्या। बांग्लादेश को जरूरत है अपने पर्सनल बेनिफिट्स को साइड में रखकर देश के हित में सोचने की, तभी बांग्लादेश में फिर से शांति आ पाएगी। बांग्लादेश में अभी हालात उतने ठीक नहीं है जितना होना चाहिए। साथ ही देश की सरकार भी अभी तक सही तरीके से बनी नहीं है, इसलिए देश भी अभी कॉन्फ्लिक्ट में। अब सवाल ये उठता है कि बिना लीडर शेख हसीना के उनकी पार्टी आवामी लीग का क्या होगा और क्या वो वापस से पावर में आ भी पाएंगे या सिर्फ एक नाम की पॉलिटिकल पार्टी बन के ही रह जाएंगे। और अगर कोई दूसरी पार्टी सत्ता में आती है तो इस कोटा वाले रूल को किस तरह से इम्पोज करेगी कि स्टूडेंट का गुस्सा शांत भी हो जाए और प्रोटेस्ट भी रुक जाए। खैर इन सब चीजों का जवाब तो आने वाला टाइम ही देगा। अगर पहली बार चैनल पर आया हो तो सब्सक्राइब करते जाना, क्योंकि ये वीडियोस बनाने में पूरी टीम बहुत मेहनत करती है, लेकिन आपके लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है।